Hello everyone, myself Siddharth Sherpa back again with today's SST classes. So today we will be discussing the MCQs of lesson 2 of economics, that is sectors of Indian economy. So as we have completed a chapter, so today we will just discuss the MCQs. So there are some questions, okay. So now you all can see on the board, GDP stands for gross domestic product. What does it show? Pick up the correct statement. GDP क्या दिखाता है? It shows how big is the economy of a country in a given year in terms of its total output. It shows what the total product of a country in a given year without counting the country's total resources. It shows that the number of people involved in the production in a particular year. It shows the total value of trade transaction of a country in a particular year. तो GDP क्या दिखाता है? Okay, very good. The GDP shows how big the economy of a country. हमारे देश का इकोनॉमी कितना बड़ा है इन अ गिवन ईयर इन टर्म्स ऑफ इट्स टोटल आउटपुट. हमारा देश का जितने भी सेक्टर्स है वो एक साल में कितना आउटपुट दे रहा है उसका वैल्यू बताता है. दैट इज योर जीडीपी. अब ये दूसरा वाला जो है यहां पे दिया है विदाउट काउंटिंग द कंट्रीज टोटल रिसोर्सेज. वी हैव टू काउंट द रिसोर्सेज. सो विदाउट रिसोर्सेज वी कांट बी एबल टू मेक एनी आउटपुट. इज दैट क्लियर? So that's why number 1 will be the correct answer. So now, which of the following examples does not fall under unorganized sector? Unorganized sectors में ये चारों में कौन सा चीज unorganized sector में नहीं आता है? So you all know there are two types of sectors, organized and unorganized. एक ये टाइप है. सो नाउ अनऑर्गेनाइज्ड में क्या फैसिलिटीज है या क्या बेनिफिट्स है एंड अनऑर्गेनाइज्ड में क्या मिलता है, दोनों का हिसाब से तुमको कौन लगेगा? यस, वेरी गुड. अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट, दिस कम्स अंडर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. सो मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है? पेड लीव्स है, सिक्योरिटी है जॉब्स की. सो एक डॉक्टर को हमेशा जॉब की सिक्योरिटी रहेगी, ठीक है. पेड लीव सारे कुछ मिलेंगे, बेसिक फैसिलिटीज मिलेंगे. लेकिन फार्मर को यह गारंटी नहीं है कि उनको हमेशा बेसिक फैसिलिटीज मिले. लेबरर जो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर है वो लोग को हाँ वेजेस फिक्स मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. बट एक दिन एब्सेंट रहा काम में तो उसको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा. वो जितना काम करता है उतना पैसा मिलेगा. लेकिन इन केस ऑफ डॉक्टर्स वो लोगों को पेड लीव्स मिलते हैं, मतलब एक प्रकार से जॉब से. और ये कॉन्ट्रैक्टर के नीचे कॉन्ट्रैक्टर के में जो काम कर रहा है लेबर्स, वो लोग का गारंटी भी नहीं है काम कि कल के दिन में है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैं ही एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, मुझे एक लेबर काम करा रहे हैं, 100 लेबर करा रहे हैं, तो उसका डेली वेज हम 500 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं एक इंसान को. अगर मुझे 100 लेबर मिल जाए दूसरा जो वही काम 450 रुपए में करेगा तो मैं उसको लूंगा ना. तो सिंपल, हैंडलूम वीवर वर्किंग ऑन द लूम एट द हाउस. अब सिंपल सी बात, घर में करने वाले लोगों को थोड़ी हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स प्रोवाइडेड. बोथ टिस्को एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय okay, private industry. But I had a problem somewhere. Someone was saying that it also comes under cooperative industry. Yes, or private or corporate? Okay, very good. It's private industry because it's owned by some individuals. Yes? Okay, now on the basis of
daily wage. Okay, Subham, you want to come and explain why? No. Why? You explain it. Explain it. Read the question properly. Okay, now the question is saying, okay, this will come under unorganized sector. It will come under unorganized sector. But the question is saying कि इसमें कौन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आता है. इज दैट क्लियर शुभम? सो रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. यहां पे बोला गया है कि डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि इसका जॉब प्रोटेक्टेड है, इसका वर्क प्रोटेक्टेड है, एक लेबर का वर्क प्रोटेक्टेड है. नो. अगर एक दिन एब्सेंट भी रहेगा तो भाई काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, काम करोगे तो पैसा मिलेगा. बट इन केस ऑफ डॉक्टर्स देयर जॉब्स आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, वो लोग को पेड लीव्स मिलेंगे. ठीक है. प्राइवेट कंपनी सिंपल है, इंडिविजुअल के द्वारा ऑन है, ओनरशिप के आधार पे मालिक कौन है. कोऑपरेटिव हो जाएगा तो अमूल हो जाएगा. यस. नरेगा या ऑल्सो नोन एज एमजी नरेगा, या फिर नरेगा लिखा है, एमजी नरेगा नाम चेंज हो गया है. तो नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी ऑफ 2000 एक्ट हैज गारंटेड हाउ मेनी डेज ऑफ वर्क? सिंपल. प्रसून कम. Okay, I'll tell you one fact. In our places, they don't know what is MG Narega, but they know it is 100 days work. Famously known as 100 days. MG Narega है. अब थोड़ी अब बेचारे लोगों को याद रहेगा इतना लंबा याद रखने का नाम. वो लोग सिंपल से बोलता है 100 डेज आया है भाई, 100 डेज का काम आया है. सो फेमसली ऑल्सो नोन एज 100 डेज. ओके, यदि गवर्नमेंट ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है तो दे हैव टू पे डबल. यस. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑकर्स. ओके रिया. Okay, when people are working less than what they are capable of doing. So for example, if you have a plot of land, okay, छोटा सा लैंड है, ये प्लॉट प्रोड्यूस कर सकता है 200 kg वीट. ठीक है. एक लैंड है वो 200 kg वीट क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है. और इसमें काम कर रहे हैं 3. ओके, यू से इसमें लोग काम कर रहे हैं 3. मैं बोल रहा हूं लैंड तो यही ना बोलेगा बेटा. लैंड बोलेगा कि मेरा आउटपुट कितना है? 200 केजी है. मेरा आउटपुट क्या है? 200 केजी है. ठीक है, सिंपल सी बात है. बोलेगा 200 केजी में आउटपुट करूंगा, चाहे उसमें 3 लोग काम करो, 5 लोग काम करो, 10 लोग काम करो, मेरा आउटपुट कितना है? 200 है. ओके, मुश्किल से कर दो कि थोड़ा 1-2 किलो इधर उधर अलग बात है. ठीक है, लेकिन 200 उसका कैपेबिलिटी है लैंड का, लेकिन उसमें 3 लोग काम कर रहे हैं, 200 कर रहा है. 5 लोग करेंगे तो कितना होगा आउटपुट? 200 होगा. 6 लोग करेंगे तो कितना है? 200 ही होगा. उसमें इंक्रीमेंट नहीं होगी. तो यहां पे जो 3 के अलावा जैसे कि मान लो हम लोग और जोड़ देंगे 5, तो कुल मिला के हो गया 7 और सॉरी 8 जो हो गए बेटा, 8 लोग काम करने पे भी उसका आउटपुट कितना है? 200 ही है. तो यहां पे अगर ये 3 के बदले में जो एक्स्ट्रा 5 है, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, बस दिख रहा है कि ये लोग इंप्लॉयड है, लेकिन दीज आर अंडर, व्हाट इज इट? अंडर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, दिखता है लेकिन होता
नहीं है। ये लोग अगर इसके अलावा कोई दूसरा पे काम करेंगे तो हो सकता है कि वो लोग को पोटेंशियल का कुछ अलग मतलब वैल्यू मिले। सो सिंपली नोन एज डिस्गाइज्ड, क्योंकि ये छुपा भी है जो दिखता नहीं है। लोगों को दिख रहा है कि वो काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो काम नहीं कर रहे हैं, अपने फुल कैपेबिलिटी पे काम नहीं कर रहे। क्योंकि लैंड तो बोलेगा भाई चाहे तुम 1000 लोग लगाओ, मैं 200 से ज्यादा देने वाला नहीं हूं। ठीक है। सो व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ, तो यानी कि ये 3 का काम किस पे हो रहा है? 8 में बट रहा है। सिंपल सी बात। तो यानी कि लोग काम बट रहा है। ओके, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, which sector has emerged as the largest producing sector in India? Select one from the following alternatives. कौन सा सेक्टर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग आ गए? ओके, राखी। ओके, टर्शियरी सेक्टर। आज के रिसेंट टाइम्स में ये सेक्टर में काफी डेवलपमेंट हुआ है, बट इन 1970s के टाइम पे क्या था? प्राइमरी सेक्टर वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। बट रिमेंबर दैट वेदर टर्शियरी सेक्टर्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स इनमें, बट प्राइमरी सेक्टर का भी उतना ही वैल्यू है और सेकेंडरी सेक्टर का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। एवरी सेक्टर्स हैव इट्स ओन इंपॉर्टेंस, बस अंतर इतना है कि किसी में ज्यादा प्रगति हुआ है। टर्शरी सेक्टर में आज के दिन में बहुत ज्यादा डिमांड्स आ गए, जैसे कि फॉर सर्विस सेक्टर ज्यादा है। एवरीवन रिक्वायर्स सर्विस। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट देखो, सब कुछ देखो, तुमको डोर टू डोर सर्विस दे रहा है सब कुछ। तो ये सेक्टर ज्यादा इमर्ज होके आया है, बढ़ोतरी किया है। लेकिन ऑल द सेक्टर्स में बोल रहा हूं कि सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, भले इसमें थोड़ा इंक्रीमेंट ज्यादा हो गई हो। ठीक है। वेयर विल यू फाइंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट? अमन, कम। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहां पे ज्यादा मिलता है? इज इट करेक्ट? ओके, मुस्कान। ओके, नो व्हाई इज इट नॉट पार्ट टाइम इंडस्ट्रियल वर्कर? क्यों नहीं है? बताओ। पार्ट टाइम इंडस्ट्रियल वर्कर वो अपने हिसाब से काम कर रहा है भाई, पार्ट टाइम कर रहा है, उसको जितना काम कर रहा है उतना पेमेंट मिल रहा है। तो मैंने एग्जांपल दे दिया ना इससे पहले, ये एमजी नरेगा के नीचे जो है ये वाला अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी हम लोग डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इससे पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में अक्सर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, स्पेशली इन प्राइमरी सेक्टर्स। अब प्राइमरी सेक्टर मतलब नॉट ओनली एग्रीकल्चर, अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइमरी सेक्टर में अदर्स भी है रिलेटेड टू नेचर। यस, सो यही पे तुमको ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन आज के दिन में टर्शियरी सेक्टर ने काफी ज्यादा दबाव प्राइमरी सेक्टर से क्या किया है? हटा दिया है। क्योंकि गांव के लोग आजकल शहरों में दे आर मूविंग टूवर्ड्स इन सर्च ऑफ न्यू जॉब्स। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो पहले के साथ पहले था उतने ज्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं है बोलेंगे, है, लेकिन एटलीस्ट कुछ सुधार हुआ है। हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनीज कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन? बिग कंपनीज जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है वो एक देश के डेवलपमेंट में कैसे अपना योगदान देगा? ओके बिट्टू, कम। ओके, वेरी गुड। अब बाय इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बाय इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट्स, अपना प्रॉफिट्स ही इंक्रीज करोगे तो डेवलपमेंट कहां चलाओगे बेटा? लेकिन सबसे बड़ी बात होगी बाय इंक्रीजिंग अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे
और कंट्री ऑफ द कंट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स. इज दैट क्लियर? प्राइवेट कंपनी जितना प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा अपना, उतना ही उससे देश का इकोनॉमी में क्या होगा? हेल्प होगा. व्हाट आर द ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी कॉल्ड? सृष्टि, हम लोग इकोनॉमी को बांटेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो किस में बांटेंगे हम लोग? सेक्टर्स. चैप्टर का नाम ही है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सेक्टर्स को बांटा गया है, किसके आधार पर बांटा गया है? जिस प्रकार के सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, जिस प्रकार की प्रोडक्टिविटी वो दे रहा है, उसके आधार पर क्या किया गया है? सेक्टर्स को बांटा गया है. सॉरी, इकोनॉमी को सेक्टर्स में बांटा गया है. Over the past decades or so, certain new services such as theirs have been become an important and essential. कुछ 10 सालों में, डिकेड मतलब 10 years, in last past 10 years, किस सर्विसेज में ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल हो गया है? दानियल कम. वेरी गुड. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा. ओके, व्हाई? टुडे फॉर एग्जांपल वी ऑल आर रिक्वायरिंग दिस इंटरनेट टेक्नोलॉजी. यस, कम्युनिकेशन विदाउट, मतलब ये सारे चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि इंश्योरेंस सब लोग नहीं कराते हैं ना, बट इंफॉर्मेशन सबको चाहिए, कम्युनिकेशन सबको चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आज के दिन में तुम ही लोग देख लो, हम कहां पे पढ़ा रहे? टेक्नोलॉजी. यस, तुम लोग लॉकडाउन था, क्या जरूरी था? मेन कम्युनिकेशन. यस, व्हेन कम्युनिकेशन लैक हो जाता है तो तुम लोग का पढ़ाई भी छूट रहा था. तो एक प्रकार से देखा जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा डेवलप किया है. आईटी सेक्टर्स. In the data given in the GDP, which was the most productive sector in 1974? Prasun? Okay, very good. Primary sector. Is that clear? 1974 मतलब देश उतना डेवलप नहीं था जितना आज के दिन में है. सिंपल सी बात है. In developed countries, the dash sector has become the most important in terms of total production. Udit? Yes. Is it correct? No. Okay, Mohit. Okay, service sector is the correct answer. Now how? The more to develop, the more the service we require. सिंपल सी बात, जितना हम लोग डेवलप होंगे हम लोग को ज्यादा सर्विस चाहिए. लाइक पब्लिक फैसिलिटीज चाहिए, लाइक हॉस्पिटल्स चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए हम लोगों को और आसानी से चाहिए. और ये सारा चीज आसानी से कौन प्रोवाइड करेगा? सर्विस सेक्टर्स ही प्रोवाइड करेंगे. Why did secondary sector later become the most important sector? अब हम लोग थोड़ा बीच के समय में जाएंगे. उस समय में मोस्ट सेकेंडरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट हुआ था बेटा? Why did secondary sector later became the most important sector? आदित्य? Okay, very good. Both A and B. Why? Because
वी कैन नॉट कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली, अपने हाथों से डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते अपने उसके लिए कौन चाहिए? इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हम लोग को चाहिए। और साथ ही साथ जितना मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बन रहे थे उसने क्या किया? एम्प्लॉयमेंट भी क्या किया? बढ़ाया, लोगों को रोजगार मिला। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया, आज के दिन में भी है। एग्रीकल्चर डिक्लाइंड, एग्रीकल्चर डिक्लाइन नहीं हुआ है बेटा। यस, डिक्लाइन हुआ है लेकिन पूरी तरीके से डिक्लाइन नहीं हुआ है। वी कैन से एग्रीकल्चर आज के दिन में भी हमारे देश में क्या है? एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर माना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल। Junaid, the secondary sector is also called industrial sector, because most of the manufacturing is done in the secondary sectors. The money value of final goods and services produced within a country during a particular year is called ओके, वेरी गुड। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल में जितना भी एक देश करता है प्रोडक्शन, उसको हम लोग जीडीपी में गिनेंगे। बट दैट जीडीपी जो काउंट होता है वो केवल उन्हीं प्रोडक्ट को गिनेंगे जो अपने देश में हुआ है। ठीक है, ओके सोनू। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, that would be the demand for such services. Very good. More the जितना प्राइमरी और सेकेंडरी में डिमांड बढ़े, सॉरी डेवलपमेंट बढ़ेगी, सर्विस सेक्टर का डिमांड उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, विच इनकम लेवल, व्हेन इनकम लेवल राइज, certain sections of people start demanding many more services like Satyam. Yes, hospitals. Okay, for example एक इंसान का थोड़ा इनकम बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा इकोनॉमिक वे में तुम बेनिफिशियल हो गए। भाई फूड तो बेसिक नीड सबको चाहिए, सब कोई खाता ही है। डिफेंस देश दे ही देगा, डिफेंस तो खुद नहीं रखेंगे, डिफेंस तो देश प्रदान कर ही रहा है। टूरिज्म नहीं, टूरिज्म अलग बात हुआ, लेकिन हॉस्पिटल्स, प्राइवेट सर्विसेज चाहिए। भाई अमीर हो गए, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा इकोनॉमिक लेवल बढ़ गया ना, तो तुम प्राइवेट गाड़ी लोगे, सरकारी छोड़ दोगे। हॉस्पिटल्स बेटर चाहिए, अपने बच्चों के लिए स्कूल बेटर दोगे, तो ऐसे सेक्टर्स में क्या होगा? तुमको डिमांड बढ़ेगी। गिव एन एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड। रिशु कम। इंटरमीडिएट गुड, हाउ कैन यू से, पहले समझो इंटरमीडिएट गुड क्या है। इंटरमीडिएट क्या है? दैट इज नॉट फुल्ली कंप्लीट, आधा अधूरा है। बिस्किट तो पैकेट में होके मार्केट में आता है ना, फाइनल प्रोडक्ट। ओके, व्हीट फ्लोर कैन बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स, बिकॉज अब यही व्हीट फ्लोर लेके ही ना हम लोग क्या बनाएंगे? बिस्किट बनाएंगे, उसमें शुगर डालेंगे। ठीक है, यानी कि
Intermediate goods are those goods that are not fully complete and that goods can be used further to make other goods. Like बिस्किट, यहाँ पे ऑप्शन देते बिस्किट बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए? बिस्किट बनाने के लिए क्या चाहिए? फ्लोर चाहिए, चीनी चाहिए, यस, थोड़ा एडेड फ्लेवर्स चाहिए. The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides. उसमें क्या दिखाएगा? एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर दिखाएगा एक साल में, नेट प्रोडक्शन दिखाएगा या टोटल प्रोडक्शन दिखाएगा या एक्यूरेट प्रोडक्शन दिखाएगा? सौरभ, ओके, टोटल प्रोडक्शन में ग्रॉस जीडीपी है ये एक प्रकार से, ठीक है, ये जीडीपी ही है. और देखो क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे तरीके से बन सकेंगे, ठीक है, तो तुम लोग ये देख सकते हो. एमसीक्यू है बोल के ये मत सोचना है कि बहुत आसान आएगा. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट ईयर. एक सेक्टर एक साल में कितना प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग टोटल प्रोडक्शन बोलेंगे ना, वैल्यू. और वैल्यू हम लोग जितना प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसके आधार पे गिना जाता है. So now assertion and reason based question is here. Some under MG Narega 2005, those who are able to and are in need to work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year. Reason, central government made a law implementing right to work in about 625 districts of India. Rohit? Okay, Subham. एसर्शन और रीजन दोनों सही है, तो यहां पे भी दिखा है दोनों सही है लेकिन एक्सप्रेशन गलत है. मतलब ओके, वेरी गुड. बोथ ए एंड आर करेक्ट. एसर्शन भी सही, रीजन भी सही और रीजन भी एक्सप्लेनेशन क्या है ए का सही कर रहा है. जानते हो क्यों? क्योंकि ये जो गारंटीड हुआ है ना ये वर्क, 100 डेज वर्क जो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन ईयर है, वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइट टू वर्क जो एक्ट बनाया 2005 में, इसी एक्ट की वजह से लोगों को ये गारंटीड वर्क मिल रहा है. सो इसलिए एक्सप्लेनेशन भी क्या है, सही है. नेक्स्ट इज युवराज विल कम. GDP includes the value of only final products, goods and services produced during a particular year. सही है. GDP में क्या इंक्लूड है? वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर. सही है. रीजन, इंटरमीडिएट गुड्स वुड क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. ये भी सही है. तो क्या होगा? एक्सप्लेनेशन सही है रीजन ए का. सही होगा. वेरी गुड. देखो सर, इसको इसलिए काउंट नहीं करते हैं सर, इसीलिए इसको काउंट खाली फाइनल करते हैं क्योंकि इसको काउंट करेंगे तो वो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. और इसलिए इंटरमीडिएट का सारा चीजें कहां पे पहले जीडीपी में इंटरमीडिएट गुड्स को ही लेके ही फाइनल गुड्स को भी क्या बना जाता है, जीडीपी काउंट किया. वेरी गुड. सो बोथ ए एंड आर करेक्ट और ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. ठीक है. इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग दोबारा से नहीं गिनेंगे. क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स जब तुम यूज करे किसी गुड को बनाने के लिए तो उस गुड का वैल्यू जो निकलता है उसमें इंटरमीडिएट गुड का वैल्यू ऑलरेडी क्या रहेगा, एडेड रहेगा. ठीक है. एक्सप्लेनेशन भी सही है क्योंकि ये जीडीपी जो होगा ये इंटरमीडिएट पूरा जोड़ के ही बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है
Okay. Primary sector is also called agriculture and related sector. In this sector, natural products are used. Simple है? Yes, Ria. Now last question you will do, Aditya, okay? Both A and R are correct. Good. Explanation भी सही है. Go. In this sector natural products use है. Agriculture क्या है? Natural है. And other sectors जैसे mining वगैरह किस में गिना जाएगा? Primary sector में ही गिना जाएगा. Last question, Aditya. Last but not the least, this is the last question of today's MCQ. Assertion, now listen the question. In India, over 40 years between 1973 to 74 and 2014, while production in all these sectors increased, it has increased the most in the tertiary sector. ये सही है, accurate सही है. Tertiary sector is the only organized sector in the economy. Can you explain it? Yes. Okay. सर यहाँ पे सिंपली जो असर्शन बोल रहा है तो वो एकदम करेक्ट है क्योंकि डेवलप सबसे ज़्यादा किया है Tertiary में किया है. और यहाँ पे जो टर्सरी का बात करें सिर्फ यहाँ पे सर सेकेंडरी में इंडस्ट्रियल वर्क भी आता है. Yes. और इंडस्ट्रियल में हम लोग जानते हैं जिसमें डिस्को हो गया, ये भी एक आएगा प्राइवेट कंपनी है लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड है. Yes. और यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिर्फ टर्सरी ही ऑर्गेनाइज है. Good. और सर्विस सेक्टर में भी, टर्शियरी सेक्टर्स में भी सारा चीज ऑर्गेनाइज्ड है, कोई गारंटी नहीं. देयर आर स्मॉल स्मॉल शॉपकीपर्स जो सर्विस प्रोवाइड करे, लेकिन हम लोग उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं गिनेंगे. वेरी गुड आदित्य. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस. ये असर्शन सही है, एक्यूरेट सही है कि 40 सालों के अंदर टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज्यादा क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है. 3 sectors have increased. सारे में वर्ल्ड प्रोडक्शन इन द ऑल इज इंक्रीज. इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन टर्शियरी सेक्टर्स. जितने भी प्रोडक्शन का बात करें 3 सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज्यादा हुआ है, हम 40 सालों में मान सकते. लेकिन टर्शियरी सेक्टर ही केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, इकोनॉमी में वो क्या गारंटी नहीं है. इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी तुमको ऑर्गेनाइज सेक्टर्स मिलेंगे और टर्शियरी सेक्टर में सारा चीज ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. सिंपल सी बेस्ट है, वहां पे हाई स्किल्ड लेबर्स का जरूरत होता है. यस, दे रिक्वायर हाई स्किल्ड लेबर. और जब हाई स्किल चाहिए उसका मतलब सारे लोग उसमें काम नहीं कर पाएंगे. लिमिटेड पीपल विल बी एबल टू वर्क. हाई स्किल्ड चाहिए. उसके अलावा स्मॉल स्मॉल शॉपकीपर्स देखो गांवों में, वो लोगों के पास क्या होता है, वो लोग मजबूरी में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको आप लोग ऑर्गेनाइज नहीं कहेंगे. सो दिस मच फॉर टुडे. आई होप यू ऑल आर हैप्पी विद इट. थैंक यू. स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी.